नमस्कार दोस्तों, मैं सुषमा साहब एक बार फिर हिंदी के यूट्यूब चैनल हिंदी वर्ल्ड में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, व्याकरण के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आज हम वर्ण पे थोड़ी चर्चा करेंगे। वर्ण से पहले मैंने आप लोगों को व्याकरण, भाषा, बोली और लिपि के बारे में जानकारी प्रदान कर चुकी हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग वो वीडियो देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो मैं आप लोगों को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों वीडियो का लिंक दे दूँगी। और आप लोग जो शुरू से व्याकरण पढ़ना चाहते हैं, अपने डाउट को क्लियर करना चाहते हैं, आप शुरू से ही मेरे सारे वीडियो को देखें, नहीं तो आपको कुछ ज़्यादा समझ न आएगा। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे सारे वीडियो शुरू से देखें, ताकि आपके सारे डाउट, जितने भी व्याकरण को लेके आपके सारे डाउट है, वो सारे क्लियर होते हैं। आज हम वर्ण पे चर्चा करेंगे। वर्ण एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं आपको इसे बहुत सारे खंडों में बताऊंगी, ताकि आप लोगों को वर्ण में जितने भी डाउट हैं वो पूर्ण रूप से क्लियर हो जाए। आज मैं सबसे पहले आप लोगों को वर्ण के बारे में बताऊं। वर्ण क्या है? वर्ण वो मूल ध्वनि जिसे खंडित अथवा विभाजित नहीं किया जा सकता, उन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे खंडित कहने से क्या तात्पर्य है? खंडित करने से तात्पर्य है तोड़ने से। जैसे क को हम लोग वर्ण कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसका और खंड नहीं हो सकता। बट के, का, को ये वर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे हम खंडित कर सकते हैं। जैसे क और ए के होता है, क और आकर का होता है, इसलिए इसे हम वर्ण नहीं कह सकते। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। लिखित रूप मतलब जो मैं अभी बोल रही हूँ, और अगर मैं इसे लिख दूँ तो उसे मैं वर्ण के द्वारा ही लिखूंगी, इसलिए ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। भाषा की लघुत्तम इकाई या ध्वनि वर्ण होती है। लघुत्तम मतलब, लघुत्तम से तात्पर्य है सबसे छोटा। लघु मतलब सबसे छोटा, जो इकाई है वो ध्वनि है। मतलब भाषा लिखने की शुरुआत जिस चीज़ से होती है उसे वर्ण कहते हैं। बिना वर्ण के भाषा को हम लोग लिख नहीं सकते। जैसे क, आ, का, ई, क, ख आदि, ये सब क्या है? ये सब वर्ण है। इस वर्ण के बाद अब हम वर्णमाला पे चर्चा करेंगे। बच्चों को वर्ण और वर्णमाला एक ही लगता है, बट ऐसा नहीं है। वर्ण दूसरा है और वर्णमाला दूसरा। जब हम लोग क बोलते हैं तो वो वर्ण है, जब हम लोग घ बोलते हैं तो वो वर्ण है, जब हम लोग री बोलते हैं तो वो वर्ण है। पर जब हम लोग इसे एक साथ लिखें तो वो वर्णमाला है। जैसे जब हम लोग वर्णमाला देखते हैं तो हम लोग सबसे ऊपर स्वरों को देखते हैं। अ, आ, हर्षई, दुर्गई, हर्षौरी, ए, ओ, औ, अंग, अह, इसे हम लोग सबसे पहले देखते हैं। फिर नीचे हम लोग बचे हुए व्यंजनों को देखते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, ऐसे ही पूरा ज्ञ अश्र तक हम लोग देखते हैं। इसी व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ण, सारे वर्ण एक साथ गुथे हुए मिलते हैं। जैसे कि माला में सारे फूल एक के बाद एक गुथे हुए मिलते हैं, इसलिए इसे हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं। 52 वर्ण। बच्चों को ये वर्णों की संख्या पता नहीं होती है, इसलिए मैं बच्चों को एक छोटा सा ट्रिक बताना चाहूँगी, ताकि वे कभी ये 52 शब्द को न भूलें। बच्चे हिंदी के वर्णों को जाने या न जाने, वे इंग्लिश के सारे वर्णों की संख्या अवश्य जानते हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश हम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हिंदी से ज़्यादा मायने रख रहा है। बस किसी से पूछे कि अंग्रेजी में कितने वर्ण हैं, वे झट से बता देंगे 26। अगर हम लोग 26 को 2 से गुणा कर दें तो वो 52 बन जाता है। इस तरह हम लोग आसानी से ये याद रख सकते हैं कि हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं। मैं बच्चों से ये गुजारिश करती हूँ
कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड तक शेयर करें ताकि उन्हें भी ये सारे टॉपिक पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो सके। किसी भी बच्चे को ये सारे टॉपिक क्लियर नहीं होते, वे सिर्फ याद करने के लिए इन सब चीज़ों को याद कर लेते हैं, पर याद करने से नहीं होगा, बातों को समझना होगा कि क्या है। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है और इसे हम आसानी से तकनीक के बल पर समझ सकते हैं ताकि हमें कभी ज़िंदगी में दिक्कत ना हो। और हिंदी को जानना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि यह हमारी मातृभाषा है, यह हमारी राज्य भाषा है। अगर हम लोग हिंदी को ना समझेंगे तो कोई और क्या समझेगा इसे। हमें अपनी मातृभाषा को आगे लेकर जाना है, जिसके लिए हमें हिंदी को अच्छे से समझना होगा, पूरे अंदर तक बेस बना के इसे समझना होगा। चलिए अब हम लोग वर्ण के भेद को जानें। वर्ण के दो भेद हैं, एक स्वर, दूसरा व्यंजन। ये हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ण के दो भेद होते हैं। चलिए इसमें कुछ खास बातें मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर कहते हैं। अब स्वतंत्र कहने से क्या तात्पर्य? आज मैं आप लोगों को एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि लिखित भाषा, चाहे वो किसी भी भाषा का हो, लिखित भाषा पूर्ण रूप से उच्चारण पे निर्भर करता है। हम लोग जो उच्चारण करेंगे वैसे ही उस चीज़ों को हम लिखेंगे। हिंदी पे उच्चारण का तो सबसे ज़्यादा महत्व है। हिंदी में ज्यों हम उच्चारण करते हैं त्यों हम लिखते हैं। स्वर को जैसे हम लोग कह सकते हैं यह एक स्वतंत्र रूप है। स्वतंत्र कहने से क्या तात्पर्य है? जैसे मैं आप लोगों को उच्चारण करके बता रही हूँ, अ, आ, ई। आप लोग समझ रहे हैं, इसमें कोई और वर्ण नहीं आ रहा। मगर अगर मैं का, की कहूँ तो इसमें क के साथ आ भी आ रहा है और की में क के साथ ई भी आ रही है। इस तरह जो वर्ण स्वतंत्र बोले जाते हैं उनमें किसी और वर्णों का सहयोग नहीं होता, उसे हम स्वर कहते हैं। इसके बाद अब हम लोग स्वर की संख्या जानेंगे। बच्चों को ये संख्याएं याद नहीं रहती, यही सबसे बड़ी दिक्कत है और परीक्षा में ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए इस चीज़ों पे मैं ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। अ, आ, हर्ष ई, दुर्गई, हर्ष उ, री, ए, ओ और औ, ये सारे स्वर हैं, इन्हें हम स्वर कह सकते हैं। अंग और अह ये स्वर नहीं है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि ये स्वर नहीं है तो ये क्या है। अब हम लोग स्वर के कुछ तथ्य पे ध्यान देंगे। व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब व्यंजन के साथ स्वर का योग किया जाता है तो स्वर अपने मूल रूप में न आकर जिस रूप में आते हैं उस रूप को स्वर की मात्रा कहते हैं। जी बिल्कुल, जैसे जब हम लोग का लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? क लिखते हैं, पर उसके साथ आ नहीं लिखते हैं। जैसे मैं आप लोग को लिख कर बताना चाहूँगी। देखिए, जब मैं यहाँ क लिख रही हूँ तो ये एक स्वतंत्र है, बट जब मैं यहाँ का लिख रही हूँ तो क्या मैं यहाँ एक मात्रा दे रही हूँ, ना कि मैं इसे क और आ का लिख रही हूँ। बोल मैं का रही हूँ बट मैं लिख क्या रही हूँ? का लिख रही हूँ। क के साथ आ की मात्रा को लिख रही हूँ। यही जो मात्रा है, इसी मात्रा को स्वर की मात्रा कहते हैं। ये स्वर को हम लोग ना लिख के इस मात्रा को लिखते हैं। ठीक, जैसे मैं आपको बताऊं, अ की मात्रा वर्ण खुद ही होता है। कोई भी व्यंजन पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होता, वो एक व्यंजन के साथ बोला जाता है। ठीक, का में क्या है? आकार है, पर अगर मैं क के साथ आकार लगाऊं, का लिखूं तो मुझे क्या लिखना होगा? क के साथ एक पाई देनी होगी, ना कि पूरा आ को लिखना होगा। सिर्फ आ की एक पाई को हम लोग
का बना के लिख देते हैं ताकि वो क्या बन जाता है, का बन जाता है। हर्षई, हर्षई को हम लोग छोटे ई के रूप में पीछे से सामने से टोपी के रूप में पहनाते हैं। देखिए ये है छोटी ई की मात्रा, यह है बड़ी ई की मात्रा। जब हम उच्चारण में की बोलते हैं तो हम लोग छोटी ई की मात्रा देते हैं। जब लोग हम उच्चारण में की बोलते हैं तो हम बड़ी ई की मात्रा बोलते हैं। ये इसमें इन चीज़ों में बच्चे को बहुत दिक्कत होती है। इसलिए जब तक आपका उच्चारण नहीं स्पष्ट होगा आप इन चीज़ों को नहीं लिख पाएंगे। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि किसी भी भाषा को लिखित रूप देने के लिए उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए आप जब चीज़ों को पढ़ें तो देखें कि वहाँ हर्षई है कि दीर्घई है। अगर हर्षई है तो उसे धीरे से की बोलें, अगर दीर्घई है तो उसे की बोलें, ताकि दोनों में अंतर स्पष्ट हो सके और आप इसे आसानी से लिख सकें। वही दुविधा कु और कु में भी आती है। जब छोटा कु होता है तो हम लोग छोटे कु को इस मात्रा से लिखते हैं और बड़े कु को इस मात्रा से, लेकिन उच्चारण में दोनों के समय फिर वही दुविधा हो जाती है। छोटे कु को हम लोग कु बोलते हैं धीरे से कु, और बड़े कु को हम लोग कु बोलते हैं थोड़ा जोर देके, थोड़ा बल देके इस कु को बोला जाता है। मैं बच्चों से उम्मीद करती हूँ कि वो मेरे बातों पे थोड़ा ध्यान दे के समझें, ताकि कभी भी आप लोगों को किसी भी मात्रा लिखने में कोई दिक्कत ना हो। हिंदी में मात्रा गलती होने से शिक्षक पे बहुत गलत असर पड़ता है और वे परीक्षा में नंबर नहीं देते हैं। री की मात्रा ऐसे होती है, नीचे हम लोग किसी भी वर्ण के नीचे ऐसे मात्रा दे के हम लोग री बना देते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब किसी भी शब्द की शुरुआत स्वर से हो तो वह अपने वास्तविक रूप में आता है। जी हाँ, जब हम लोग शुरू में ही स्वर का उच्चारण कर लें तो वो मात्रा के रूप में नहीं लिख सकते, वो अपने वास्तविक रूप में आते हैं। जैसे आदमी, इमली, ईख, इकाई, ये सब, इस सब में स्वर शुरू में है और अपने स्वतंत्र रूप में है। इन्हें मात्रा की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मात्रा के लिए व्यंजन की आवश्यकता होती है। स्वर में स्वर की मात्रा नहीं लगाई जा सकती। अगर व्यंजन से शब्द शुरू होता है तो उसमें हम मात्रा लगा सकते हैं, पर अगर शब्द स्वर से ही शुरू हो रहा है तो हमें उसमें मात्रा नहीं लगानी चाहिए, उसे स्वतंत्र रूप में लिखना चाहिए। दूसरा है, जब किसी भी शब्द में व्यंजन के बाद लगातार दो स्वर आए तो पहला स्वर अपनी मात्रा के रूप में तथा दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में आता है। जी बिल्कुल, जब एक ही शब्द में तुरंत व्यंजन के बाद स्वर दो बार लगातार आ जाए तो हम क्या करते हैं, इसे हम लोग पहले वाले स्वर को मात्रा के रूप में लिखते हैं और दूसरे वाले स्वर को हम लोग शब्द के साथ उसके वास्तविक रूप में लिखते हैं। वास्तविक कहने से वो जैसे वो आता है, जैसे देखिए यहाँ क्या मैं लिखी हूँ, उदाहरण से सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती है। जैसे शुरुआत, शुरुआत, देखिए यहाँ क्या है, रू में हर्षव है और उसके बाद आ आया है, इसलिए मैं हर्षव को र में लगा चुकी हूँ और आ जो एक स्वर है उसे मैं उसके वास्तविक रूप में लिखी हूँ। ये शुरुआत हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे ही शुरुआत लिखा जाता है। उसके बाद गुंजाइश, गुंजाइश में क्या है, गुंजा आकार, फिर छोटी ई और श, ठीक। इसलिए ज के बाद दो बार स्वर आए हैं, इसलिए पहले अ को हम लोग मात्रा में और दूसरी हर्षई को उसके हर्षई के वास्तविक रूप में लिखे हैं। इस प्रकार क्या गुंजाइश बना है। उसी प्रकार मात्राएं आदि बहुत से ऐसे स्वर हैं जिसमें स्वर के बाद स्वर आता है तो पहले स्वर को हम लोग मात्रा में और दूसरे स्वर को हम लोग उसके वास्तविक रूप में लिखते हैं। ये सारे बातें बच्चे नहीं जानते, इसलिए मैं उनके डाउट को क्लियर कर चुकी हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इसे आप शेयर ज़रूर करेंगे। इसलिए इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।